शिक्षा, ठीक है भाई। अब देखो कि शिक्षा मनोविज्ञान शब्द जो है ये दो शब्दों से मिला है। तो यहां पर शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिमार्जन। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और उससे संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ेंगे अभी आज। मतलब आज अपने इसके अंदर जाएंगे। पहले तो अपने अरस्तु वगैरह वो चीजें पढ़ी थी सारी, याद होगा आपको। आज अपने इसको प्रश्न उत्तरों की दृष्टि से और प्लस में समझ के पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ से बनती है। मतलब वो तो बेसिक था, तो ये समझ लेते हैं, पता ही होता बेसिक ही सीखा सारा। असली होने अंदर आप शिक्षा मनोविज्ञान के बीच उत्तर दे धीरे धीरे महत्व वगैरह सब कुछ पढ़ांगे। आज आप शुरू करांगे ऐसे। पहले तो बेसिक सीखा 2 दिन, बेसिक ना कराइए ना तो मेरी गल सुनो थोड़ा तो किया हुआ, पर सुनीता ने पहली बार किया जीरो लेवल है। फिर वो ना दसीए तो फिर एवं हो जाता है कि भाई ये बातें तो हमें बताई नहीं। ਤੁਸੀਂ सोचो भी वो तो साडा किया होया सीगा, सिर्फ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ मनोविज्ञान की शाखाओं वाला एक टॉपिक सीगा, ਉਹਨਾਂ ही ਤੁਹਾਡੇ नवा सीगा, होर तो मैं लगता नहीं कुछ सीगा नवा। क्या गल है, मैं तो तेन पता है जीरो लेवल वाले का पहला ध्यान रखना पैंदा है। तो लिखो व्यवहार में परिमार्जन। परिमार्जन का अर्थ होता है, ध्यान से सुनना, उन्नत। ठीक है, परिवर्तन अलग चीज है, उन्नत यानी कि शिक्षा व्यक्ति को उन्नत बनाती है। और किस में उन्नत बनाती है? व्यवहार में। हाँ, ऐसे समझ सकते, वॉशिंग पाउडर निरमा चमक ला देता है, वो है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ठीक है, समझ गई। अब देख ले, तो यहाँ पे परिवर्तन समझ रही थी, और परिमार्जन का मतलब उन्नत होना, मतलब भिड़ते ही गहराई में उतर गई अब। ठीक है, और अगर मैं बिल्कुल तेरे को अगर मैं पहले दिन ही उतार देता इतनी गहराई में तो समस्या हो जाती है कि ये क्या चल रहा है, इसीलिए मैं पहले बेसिक करके आया। ठीक है, उन्नत करना लिख लेना इसी शब्दों के अर्थ, यानी कि व्यवहार में उन्नत करना, यानी कि उसको विकसित करना, उसको बढ़िया बनाना, ये होता है शिक्षा, यानी कि शिक्षा। अब देखो कि यहां एक शब्द आया मनोविज्ञान, अब इसको पकड़ते हैं। गायत्री कोई चीज नहीं समझ में आए तो बोल देना, ठीक है। हाँ, अब देखो कि यहाँ उन्नत हो गया, और मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान शब्द का अर्थ होता है नियम और सिद्धांतों का प्रयोग। नियम और सिद्धांतों का प्रयोग, ठीक है। हाँ जी, तो देखो शिक्षा में करना, नियम और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा में करना, इसी को क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। देखो अब ध्यान से समझना, इसलिए इसको लिख लो आप। हाँ मैं, अब देख सुनीता कि नियम और सिद्धांत होते हैं मनोविज्ञान में, ये अपने को पता है, क्यों भी इमरान? नियम और सिद्धांतों में मनोविज्ञान काम करता है। और जब ये नियम और सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा में हो जाए तब ये बन गया शिक्षा मनोविज्ञान। होगी बात क्लियर? दोनों फेस क्लियर है? मनोविज्ञान ये होता है नियम और सिद्धांत, और शिक्षा मनोविज्ञान ये होता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार में परिमार्जन करता है, यानी कि व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर है? ये मैं परिभाषा लिखूंगा, अभी किसी की परिभाषा नहीं है, अर्थ के रूप में परिभाषा है, तो आप लिख सकते हो व्यवहार को, व्यवहार को परिमार्जन, परिमार्जन मतलब परिमार्जन के लिए, व्यवहार को परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, यही क्या है? शिक्षा।
ये इसकी परिभाषा है। तो ये हो गया इसका गहराई वाली बात। मतलब अब हमें ये पता लग गया कि शिक्षा मनोविज्ञान होती है। क्लियर है? ऐसे समझ के पढ़ेंगे, ठीक है सुनीता? क्योंकि असली मनोविज्ञान तो मेरा अभी शुरू है, और 2 दिन तो बस आप ही जानते हो। सोचा नहीं गया, ज्यादा बेसिक चल रहा है, कुछ आनंद नहीं आने लगा। सोचा तो होगा समझ। हाँ, अब देखो पक्का सोचा होगा। मेरे को तो कुछ बोला नहीं है, पता नहीं क्या बात है, कुछ ये अपने वाली को उत्तर ही नहीं है। अब देखो आगे, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। अब ये है, मेरे को भी अब बिना समझाए मजा ही नहीं था। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास बोरिंग पार्ट है। क्या किया ना करवाई तो सुनीता मेरे को कहे, सर क्या करवाया पता नहीं। हाँ हाँ सही है, तेरी बात, बिना आधार के कोई फायदा नहीं। तेरा तो काम समझ में नहीं आती। हाँ, अब देख जैसे अभी सुनीता करिए परिमार्जन, अब परिमार्जन में सीधा डूब जा। हाँ नहीं, मेरी बात सुन, पूछा कर प्रश्न। अगर तू नहीं पूछेगी ना तो तेरे को समझ में नहीं आया। मेरी बात सुन, कुछ डर नहीं है। मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब इतने मनोविज्ञान में कई बार जो शब्द मेरे को भी कहीं नहीं आते, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को सारे 100% आते हैं, तो कई शब्द मेरे को भी नहीं आते, तो मैं देख के फिर उत्तर बता देता था कि ये चीज है। मतलब तेरे को पता है मनोविज्ञान है ना, वो बहुत खतरनाक विषय है। गूगल पर भी कई बार नहीं दिया होता, ऐसे शब्द दे रखे हैं, मैंने देखे, फिर वो किताब में जाके मिलते हैं। हाँ, गूगल पे भी कई बार होते, कई बार नहीं दिए होते, ऐसे भी खतरनाक शब्द होते हैं। हम तो कई बार देखे हैं गूगल पे मिलते ही नहीं है। क्या है गूगल? कई बार मिलते थे 90% 95%। हाँ ठीक है, 90-95% मिल जाती है, पर 100% नहीं है। आप, मैंने कई बार बहुत सारी चीजें सर्च मारी है, नहीं मिली। फिर ऐसा लगता है यार 100% तो नहीं, और वो चीजें, वही चीजें किताब में मिली, मतलब डीपली उसी की किताब उठाएंगे ना वहां मिलती, तो ऐसा लगता है कि हाँ। बाकी सर्च करना चाहिए, जो 90% मिले वही ठीक है। तो देखो, व्यवहार को परिमार्जित यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ इतिहास के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, अब देखो मनोविज्ञान तो अमेरिका वगैरह से आया, अरस्तु और इन दार्शनिक ने बताया, लेकिन असली जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो यूनान से आया था। सबसे पहले यूनान एक देश था, वहां से ही प्रारंभ हुआ था। और ये अपनी बात जो है लिखना मत अभी बता रहा हूँ, चिंता मत कर, पहले कहानियां गुनिया बताता हूँ थोड़ी। यूनान से प्रारंभ हुआ, और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम आता है कोल्सनिक, और इसकी एक परिभाषा के अंदर ये बात स्पष्ट होती है, तो अपने उसकी परिभाषा लिखिए। तो लिखो नंबर 1 सबसे। हाँ जी, कोल्सनिक के अनुसार, आपको पता है मैं सिर्फ नाम लिखता हूँ, आगे सारा काम आपको ही करना है। तो देखो ये कब शुरू हुई, क्या है, तो देखो ईसा, ईसा का मतलब ईसा मसीहा, ईसा से 5वीं सदी पूर्व, ईसा के जन्म से पहले की बात है, पूर्व यूनानी दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक, ठीक है, हाँ जी, ईसा से 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ या से, तब से यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। ठीक है भाई, अब देखो आपको दोनों बातें उत्तर मिल गई हैं। एक तो यूनानी, मतलब यूनान से प्रारंभ सबसे पहले, और दूसरा कब हुआ, 5वीं सदी, ठीक है, ईसा से। तो ये बात किसने कही है, कॉल्सनिक ने। क्लियर होगी, साथ में परिभाषा होगी और साथ में दोनों बातें स्पष्ट। डन है। अब देखो दूसरा व्यक्ति है
हाँ ये लिख लिया ना भी, गायत्री बता देना, वैसे ना लिखो तो बीच में बोल देना कि हमने नहीं लिखी, कहीं मैं मिटा दूं फिर आपको सिर्फ हमारी परिभाषा रहेगी। हाँ जी। अब देखो दूसरी परिभाषा है बीएफ स्किनर, फिर आगे ठीक है भी बीएफ स्किनर। तो बीएफ स्किनर जो है इसने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। ऐसा कौन मानता है बीएफ स्किनर? सेकंड ग्रेड में एक बार यही प्रश्न आया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से मानते हैं, ये परिभाषा किसकी है? एक ऑप्शन में था बीएफ स्किनर, एक ऑप्शन में था स्किनर। याद रखना कि अपने सिलेबस में बीएफ स्किनर ही है, इसलिए हमें बीएफ स्किनर ही करना है। बाकी कोई भी स्किनर अलग है, तो वो कोई भी स्किनर आ जाए तो उसको नहीं करना है, केवल बीएफ स्किनर ही करना है, ये याद रखना। नहीं तो आप फंस जाओगे, स्किनर बीएफ स्किनर राम जाने कौन सा स्किनर है। ठीक है, क्वेश्चन भी दिया था आपने? हाँ मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो बीएफ स्किनर याद रखना। ओके हाँ जी। अब देखो, अभी मैं कह दूंगा अभी धीरे धीरे अब पता लगेगा, पन्ने धीरे धीरे खुलेंगे कि ये मनोविज्ञान है, पूरा दिमाग एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। अब देखो अरस्तु की अध्ययन पद्धति की बात करें। अरस्तु की अध्ययन पद्धति, तो अरस्तु देखो क्या कहता है। हाँ जी, वो कहता है कि शिक्षा के 3 स्तर होते हैं। अरस्तु क्या कहता है? शिक्षा के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। ऐसा ये कहता है। नंबर 1 जो शिक्षा होती है उसका नाम है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। दूसरी वो कहता है कि अलग अलग विधियों से शिक्षा होती है, उसको अपने ये कहता है कि नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा, अलग अलग शिक्षा होती है ये, ठीक है। और तीसरी ये कहता है आध्यात्मिक शिक्षा। ये 3 प्रकार की शिक्षा होती है और ये सारी अलग अलग विधियों से होती है, एक विधि से तो सारी होंगी नहीं। यस या नो? ठीक है। अब देखो, और आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये ऐसा कहता है अरस्तु कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में शिक्षा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि उसको कोई बांध के आप क्या दो शिक्षा। क्लियर है? तो आपको पहली बात ये याद रखनी है कि शिक्षा के कितने स्तर रहती है और सबको अलग अलग शिक्षा मिलती है, अलग अलग विधियों से। ये भी अरस्तु ही, सबको अलग अलग विधियों से शिक्षा, अलग अलग विधियों से शिक्षा मिलती है। ये ऐसे जो छोटे मोटे पॉइंट लिखूं मैं साइड में बना के, ये उतार लेना, क्योंकि आपको जब दोबारा पढ़ना होगा तो ये चीजें याद आएंगी, और याद आएंगी तो वो उदाहरण याद आ जाए। ठीक है भाई? तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया ये अपना कालिया है, ये कालिया बहुत अलग है, और पीड़िया है और धोड़िया है, ऐसे कई आएंगे। तो ये कालिया आता ही रहेगा। ठीक है, आएगा, याद आ गया भाई अपना कालिया, जल्द ही आएगा ही। मनोविज्ञान में कालिया ने बहुत उदाहरण समझाई आके, नहीं ये बड़ा कालिया को पढ़ा आपने।
कि नहीं अस्मिता? ये खाड़ी हमारा फेवरेट हो चुका है। तो देखो यहां तक बात समझ में आई भाई? ओके, तो ये था अपना बेसिक्स, यानी कि अपने ने दीप्त में जाके अब पढ़ा है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है, अगर कोई समस्या है तो तुरंत पूछ लें। अब देखो इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है रूस। धीरे धीरे सभी विद्वान आएंगे। रूसो आया। रूसो ने कहा, सबसे पहले इसने एक शब्द दिया, एक विचारधारा दी जिसका नाम था प्रकृतिवादी विचारधारा। कई बार यह प्रश्न आता है कि प्रकृतिवादी विचारधारा किसकी है? ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। प्रकृतिवादी विचारधारा वही है ना, ये ऐसे कहता है बच्चों को पेड़ों के साथ में तो मिट्टी में खेलने दो। हाँ, ये वही है, सारे स्वतंत्र बातें वही है। ठीक है, अभी इसी पे चर्चा करेंगे। ये क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन जो है उसका सूत्रपात भी करने वाला व्यक्ति कौन था? रूसो था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक प्रश्न आता है कई बार पेपरों में आता है कि अधिकतर विद्वान जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को ना मानकर रूसो को मानते हैं। तो आप ये नोट लगा के लिखना सबसे अधिकतर विद्वान शिक्षा मनोविज्ञान का जनक रूसो को मानते हैं। मनोविज्ञान का जनक, ये मनो का मतलब मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का जनक रूसो को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि शिक्षा में जो मनोविज्ञान का आंदोलन खड़ा किया था, जो आंदोलन का सूत्रपात किया था, वो किसने किया था? रूसो ने। अगर आप ये लिखना चाहो तो नीचे इसी नोट में लिख सकते हो क्यों मानते हैं, अगर ऐसा आपके दिमाग में आए। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात किया। यानी कि सिंपल सी बात है कि शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किया, शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन खड़ा किया इन्होंने। अब देखो कि मैं रूसो की कुछ परिभाषाओं पे बात करूंगा, 3 परिभाषाओं पे बात करूंगा रूसो की, और तीनों परिभाषाएं आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आई हुई मिलेगी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है रूसो। यहाँ तक लिख लिया, गायत्री बता देना स्पीड तेज हो तब भी बता देना कि स्पीड तेज है। ठीक है, समझ आना चाहिए अब, क्योंकि अब हम डीप में घुस चुके हैं। हाँ, अब देखो, और डीप में कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगी। थोड़ा सा मेरा साथ देना, नहीं समझ आए तो पूछ, वैसे मतलब कोई आपको पता है। रूसो क्या कहता है? एक बात कहता है रूसो, सर्वाधिक महत्व प्रकृति का होता है। अब तेरे वाली इमरान बात है जो तू कह रहा था कि गुरुजी वो वहां खेलने देता है और वो करने देता है, वो सारी बात आएगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा किसको महत्व दे? प्रकृति। सही है, प्रकृति को सबसे ज्यादा क्या दे रहा है? महत्व। अब देखो कि मान लो कि ये हमारा एक बच्चा है जिसका नाम है कालिया। अब आया है कालिया, इसकी एंट्री होगी। ये एक बच्चा है, ये बच्चा जब तक प्रकृति के साथ अंतः क्रिया नहीं करेगा, जब तक क्या नहीं करेगा? अंतः क्रिया करने का मतलब है कि वो मिट्टी में जाके नहीं खेलेगा, वो पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, ऐसा रूसो कहते हैं। ठीक है,
वो छलांग नहीं मारेगा वहां से, ठीक है, लटकेगा नहीं जब तक उसमें, मतलब विभिन्न प्रकार की अंत्य क्रियाएं प्रकृति के साथ नहीं करेगा, तब तक उसका विकास नहीं होता है। समझ गया आप? डन है? इतनी बड़ी बात ये कह रहे हैं, इसीलिए ये सर्वाधिक महत्व। अब ये अंत्य क्रिया आपको याद रह जाएगी, याद रह जाएगी। अगर नहीं रहे तो ऐसा एक कार्टून बना सकते हो अपनी कॉपी में, मैंने बताया ही हमेशा से, और आप लिख सकते हो कि अंत्य क्रिया, और इसी से क्या होता है, व्यक्ति का विकास होता है। तो ऐसे शॉर्ट में नोट्स बनाना आपने, क्योंकि जब तक वो अंत्य क्रिया नहीं करेगा तब तक विकास भी नहीं होगा। डन है? अंत्य क्रिया होगी तभी विकास होगा। हाँ भाई गायत्री, ये बात समझ में आ रही होगी, कोई समस्या नहीं है। ये रूसो की पहली परिभाषा है। अब देखो रूसो आगे क्या कहता है, दूसरी परिभाषा क्या है रूसो। हाँ जी, रूसो क्या कहते हैं दूसरी परिभाषा? प्रत्येक प्राणी के पास अलग अलग, प्रत्येक प्राणी के पास अलग अलग योग्यता होती है। कैसे होती है? मान लो कि एक बच्चा ये है, इसका नाम है कालिया, और इसका भाई आपको बताइए जो मर्जी मान। अब ये जो बालक होगा, मान लो कि ये गणित पढ़ने में होशियार होगा, मान लो ये खेलने में होशियार होगा, किसी ना किसी अलग योग्यता होगी, और मान लो ये बंदा पढ़ने में होशियार ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि ये बच्चा घर का कोई ऐसा काम करता हो जो कोई ना कर सकता, यानी कि उसके अंदर क्या होगी, इनके अंदर योग्यता अलग। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार घरों में आपने बच्चे देखे होंगे, ऐसे अपने आसपास अनुभव किए होंगे कि यार वो टिंगर सब अलग अलग है, इनके अंदर कुछ अलग ही योग्यता है। छोटे बच्चे दिख जाते हैं ऐसे आपको, मतलब 2 3 4 साल का जो बच्चा होता है वो आपको ये दिखाई देने लग जाता है कि वो अलग होता है। जैसे ना 1 साल तक तो बच्चे का इतना पता नहीं लगता है, नमस्ते, क्योंकि 1 साल तो बच्चा ज्यादा सोता है तो इतना पता नहीं लगता। लेकिन जब वो 1 साल का हो जाता है और उसके बाद दूसरे साल में प्रवेश करता है ना, तब पता लगता है कि वो बच्चा किस ओर बढ़ रहा है। और जब वो बच्चा 3 साल का हो जाता है तब एकदम पक्को पतो लगता है, क्योंकि हम ध्यान है 3 साल की अवस्था में बच्चे का इतना विकास हो जाता है जितना पूरी जिंदगी में नहीं। तो इसीलिए ये क्या कह रहे हैं, प्रत्येक प्राणी के पास अलग अलग योग्यता। क्लियर होगी बात? ये रूसो दूसरी बात कह रहा है। अब रूसो तीसरी बात और कह रहे हैं, जो इमरान ने सबसे पहले कही थी वो ये 30 नंबर पे कह रहा है, ठीक है। कौन सी बात कह रहे हैं? वही प्रकृति वाली। तो लिखो, ये कहता है बालक को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। क्यों भाई इमरान, सही कह रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि प्रकृति बालक को अपने आप ही विकास का मौका देती है, और इसीलिए उसका क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये तो बस ये परिभाषा लिख लो, तीसरी परिभाषा। ये रूसो की 3 परिभाषा है, और याद रखना जो मैंने आपको पहली परिभाषा लिखवाई थी रूसो की,